हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब क्लास 11th का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दो हिस्सों में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग की, क्यों कंबाइन होते हैं एटम्स और किस किस तरीके से कंबाइन होते हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। फिर हम लोग जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो किस शेप का मॉलिक्यूल बनेगा, इसको डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चैप्टर की करेंगे। सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, वो है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, किस लिए एटम्स कंबाइन होते हैं और किस किस तरीके से एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्यों कंबाइन हो रहे हैं। वेरी नाइस। तो एटम्स जो होते हैं ना, पहला कारण उनका कॉम्बिनेशन का, वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं, पहला कारण टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से। अब वो उस भरे हुए होने के लिए चाहे लूज करके रिएक्ट करें, चाहे गेन करके रिएक्ट करें, चाहे शेयर करके रिएक्ट करें, पर वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑक्टेट। बच्चे लोग ध्यान देंगे, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये ऑक्टेट ना होकर के ड्यूप्लेट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? फर्स्ट। और फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए ड्यूप्लेट। तो कहने का मतलब यह है कि आउटर मोस्ट शेल अपनी कैपेसिटी में पूरा भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। और दूसरा इसका कारण है टू लोअर एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। मतलब जब आउटर मोस्ट शेल भरा नहीं हुआ होता ना, तो वो एटम हाई एनर्जी पे होता है, अनस्टेबल होता है। और जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, लो एनर्जी लेवल पे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एटम्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं कंबाइन होके, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, लेस एनर्जी हो जाती है। सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ इस वाली वीडियो में, ध्यान से देखना। सबसे पहला अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दूसरा अपनी एनर्जी को डाउन करके स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं मैं और क्लोरीन की बात करूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं ये। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, देखो जरा, 281 ये है ना। हम लोग एसपीडीएफ नोटेशन ना लिख करके जनरल में लिख के बता रही हूँ अभी आपको। एसपीडीएफ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखो आउटर मोस्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना, इसको चाहिए कितने? थर्ड शेल है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। बच्चे लोग ध्यान देना, कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता, ना गेन कर सकता, और ना ही सेम एलिमेंट्स के बीच में शेयर कर सकता। तो लूज या गेन करने के लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। यानी कि किसी भी एटम पे मैक्सिमम जो चार्ज आ सकता है वो 3 पॉजिटिव। मैं आयोनिक की बात कर रही हूँ। कोवेलेंट होने पर चीजें ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक भी जाती हैं, मार्क कर लेना। आयोनिक की बात, कंप्लीटली लूज नहीं हो सकते 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली गेन भी नहीं हो सकते 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है सोडियम, ये स्टेबल होगा कैसे? अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं, बना दूं, सोडियम डॉट लगा देते हैं, लेवाइस डॉट सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है। और क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बना दें? 7, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है। लेवाइस डॉट मतलब सिंबल किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एटम का सिंबल प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस फॉर्म में दिखाते हैं हम लोग। सिर्फ आउटर मोस्ट, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको कैसे दिखाएंगे? ट्रांसफर, ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया सोडियम ने क्लोरीन को। तो ये क्या हुआ? देखो, ये एक एटम है, सोडियम का एटम है, ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, और ये क्लोरीन का एटम है।
ये दोनों एटम नजदीक आएंगे यानी कि ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, क्योंकि एटम्स नजदीक आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि इनके अंदर चार्जेस है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैग्नेट्स है ना, वो तो तुम लोगों ने अपने आप देखा भी है, दो मैग्नेट को नजदीक ले आओ तो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं ना, और उनको अलग करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है ना, वो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये भी नजदीक आ जाएंगे तो अपने आप अब अलग नहीं होंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, ये जो अट्रैक्शन है इसी को बॉन्ड बोलते हैं। ये कोई ऐसे फिजिकली विजिबल बॉन्ड नहीं होता है। और अब इसको अगर अलग करना चाहेंगे हम लोग तो यहाँ पर एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे ही जैसे मैग्नेट को अलग करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड विल बी आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, आयोनिक, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने क्लोरीन को, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड बन गए। ये कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के बॉन्ड्स होंगे। लूज या गेन करके जो हो रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, शेयर करके जो हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और एक और तरह का बॉन्ड होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर रहे हैं, बॉन्ड तो बना रहे हैं, लेकिन दोनों में बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। उसको हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। उसको हम लोग उसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो आयोनिक बॉन्ड को और फर्दर आगे बढ़ा लेते हैं। बच्चे लोग, ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ देखो, सोडियम को बनना है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनना पड़ेगा। ये गैसियस एटम में होता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी और गेन भी, तो इसको हम लोग यहाँ पे गैसियस लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है जो हम लोगों ने 3rd चैप्टर में बात की थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में होगी क्योंकि हम एनर्जी बाहर से लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। और इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज 495 किलोजूल पर मोल। ये इसकी एनर्जी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी हमारे को 1 मोल सब्सटेंसेस में देनी पड़ेगी। पहला काम तो ये होना है। दूसरा काम, क्लोरीन जो गैसियस एटम है उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनना है, क्लोराइड आयन बनना है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनना है, तभी जाकर के कंपाउंड बनेगा ना ये। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एटम में से एनर्जी बाहर निकल रही है। जब ये क्लोरीन था 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एनर्जी कम हो गई। ये हाई एनर्जी था, ये लो एनर्जी पे आ गया तो एनर्जी क्या हुई, लिबरेट हुई सराउंडिंग में। तो इसकी एनर्जी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा Eg। और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज -348.7 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी होने क्या वाला है। एक और चीज काम करेगी जब जाकर के कंपाउंड बनने वाला है। कैसे, अब देखो, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। आयोनिक कंपाउंड बनाया, क्रिस्टल बना दिया एक कंपाउंड का।
और इस क्रिस्टल को बनाने के लिए शुरू में ही मैंने बोला एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है, कंपाउंड की एनर्जी कम होती है। ये जो ज्यादा एनर्जी वाले थे ये कम एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो जो एनर्जी कम हुई है इनकी वो सराउंडिंग में लिबरेट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ध्यान देंगे क्या बोलते हैं इसको हम, लैटिस एंथैल्पी। यानी कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड को अलग करने में जो एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे, या उल्टा बोलेंगे तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनने के लिए जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और NaCl की जो लैटिस एंथैल्पी है दैट इज -788 किलोजूल पर मोल। अब देखते हैं कि ये कंपाउंड क्यों बनेगा। देखो ध्यान देना, एक वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 2 हमें एनर्जी मिल रही है, सीधी सीधी सी बात है, ये खर्चा है, ये दोनों कमाई है, एनर्जी मिल रही है बाहर से। अगर खर्चा कमाई से कम है तो काम हो जाएगा, और अगर खर्चा कमाई से ज्यादा है तो काम नहीं होगा। इन दोनों की एंथैल्पी अगर ज्यादा है इसके मुकाबले तो बॉन्ड बनेगा ना, बन गया। तो फिर से बताती हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए, तब आयोनिक कंपाउंड 100% बनेगा, श्योर बनेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही ये कंपाउंड बनेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाए यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, कंपाउंड फॉर्मेशन, तो क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। आप लोगों को समझ आया ना आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि दे आर बॉन्डेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो इन्होंने बहुत सारी एनर्जी लूज की है, यानी कि ये स्टेबल फॉर्म में आ चुके। दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड एंड दे आर वेरी अनस्टेबल एटम्स। तो ये अब ये स्टेबल हो गया यानी कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज, they are very good conductor of electricity in molten or aqueous state, but they are bad conductor of electricity in solid state. जब ये solid है तो यहाँ पे चार्ज को कोई कैरी करने वाला है ही नहीं। चार्ज को कौन कैरी करेगा, ये तो स्टेबल हो रखे हैं। लेकिन अगर हम इन्हें पिघला दें या फिर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये किस में टूट जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। देखो ये किस में टूट जाएगा, अगर मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब नाउ फ्री आयंस हो जाएंगे, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। पहला वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा दे आर वेरी बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर व्हेन दे आर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। सॉलिबिलिटी, पोलर सॉल्वेंट में देखो ये पोलर है ना, जब 2 चार्जेस जिस पे डेवलप हो जाए वो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट यानी कि मॉलिक्यूल के एक साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, एक साइड पॉजिटिव। पोलैरिटी कराऊंगी इसमें तब और अच्छे से समझा दूंगी। जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में ऑक्सीजन जिस तरफ है उस तरफ नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जिस तरफ है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड्स ना जो बॉन्ड है ये वेरी स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसमें होंगी वो आयनिक बॉन्ड में होंगी। होपफुली आयनिक बॉन्ड अब तुम्हें समझ आ गया। एक चीज और बता देती हूँ, इसमें बाईवेलेंट भी बनते हैं, ये तो मोनोवेलेंट थे। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो साथ ही बाईवेलेंट भी बन जाएंगे और बाईवेलेंट दोनों बार, दोनों कैसे बताती हूँ।
जैसे MgCl2 कैसे बना, मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन को चाहिए थे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को 1 और इलेक्ट्रॉन लूज करना था, एक और क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा ये और बॉन्ड बना देगा, और जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, ये Mg2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे, क्लोरीन 2 नेगेटिव नहीं, 2 क्लोरीन पे एक एक नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, तो क्या बन गया ये MgCl2। वैलेंसी जितनी बढ़ती चली जाएगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे, वैलेंसी जितनी बढ़ती चली जाएगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे और वो उतने ही ज्यादा स्ट्रांगली कंबाइन होते चले जाएंगे। तो बच्चे लोग ये इस वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है आयोनिक बॉन्ड को। एक और छोटी 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 वीडियोस बना देती हूँ सो दैट आप बहुत अच्छे से उन सारों को समझ पाओ। दूसरी वाली में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग स्ट्रक्चर लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी नहीं भूलेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, ये दोनों चीज डिस्कस करने वाली हूं मैं। तब तक आप इसको परफेक्ट कर लो, मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।